Hello everyone, I'm Priya Nayak and you are most welcome on our YouTube channel Education Pill. As you know that this is a CUET PG English Literature complete preparation free crash course on our channel. The classes are uploaded on Monday, Wednesday, Friday at 7 p.m. If you have any query related to your exam, so you can simply make a call on this given number on your screen. We have two Telegram groups. फर्स्ट ग्रुप इज फॉर आर इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स जहां पर आपको डिस्कशन रूम प्रोवाइड किया जाता है एंड ऑल्सो वी गेट टू सी मेनी क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑल टुगेदर इन वन प्लेस. And the second Telegram group is for all of our subscribers, where you get to know about the class schedules and if there is some change in the classes, some change in the schedule, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा. आप दोनों टेलीग्राम ग्रुप्स जरूर ज्वाइन कर लें. इफ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल देन डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एन इम्पॉर्टेंट अपडेट. अब हम जानते हैं कि क्रैश कोर्स अंत में आ रहा है. हमने ऑलरेडी ब्रिटिश लिटरेचर कंप्लीट कर लिया है. वी हैव आल्सो कंप्लीटेड इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश एज वेल एज literary terms. In today's lecture, we will be dealing with literary genres, and after that, we will also complete literary criticism and theory and comparative literature and translation. तो चलिए अब बिल्कुल बिना वक्त ज़ाया करते हुए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं. तो सबसे पहले आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटरेरी जॉनर. तो एक्चुअली इट इज अ कैटेगरी which from which we get to know about the primary tone and about the content of the वर्क है ना. तो ये एक तरीके की कैटेगरी क्रिएशन हो जाता है जिससे हमें पता चलता है कि उसका प्राइमरी कंटेंट किस बारे में है एंड उसका टोन क्या है. तो अब इसमें कुछ डिफरेंट जॉनर्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है. मैंने स्पेशली फॉर दिस लेक्चर उन्हीं लिटरेरी जॉनर्स को इंक्लूड किया है विच आर देयर इन योर एग्जाम बिकॉज आई फील कि काफ़ी कम समय बचा है. हमें बहुत ही स्ट्रेटेजी वाइज पढ़ना चाहिए एंड वी शुड एटलीस्ट फर्स्ट कवर आवर सिलेबस एंड देन जो समय बचता है उसमें वी कैन ऑल्सो सी अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स. द फर्स्ट वन इज फिक्शन. अब देखिए आज मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगी उसके साथ साथ कीवर्ड्स बताती चलूंगी. कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. कई बार तो डायरेक्टली कीवर्ड से क्वेश्चन आ जाता है एंड समटाइम्स इफ यू डोंट नो कि आपको याद नहीं आ रहा या कोई कंफ्यूजन हो रही है बिटवीन टू थिंग्स एंड इफ यू रिमेंबर द कीवर्ड तो आप तुरंत उसका आंसर दे सकेंगे. सो कीवर्ड में जो भी बताऊं आप अपने नोट्स में उसे ऐड ऑन करते चलें. द फर्स्ट वन इज फिक्शन. पहले आप इसे समझ लेते हैं कि ये होता क्या है. So any work which a writer writes through his imagination is known as fiction. It includes novels, short stories and plays. So basically यहाँ पर कीवर्ड है हमारा imagination. Imaginary or invented stories created by the author. ये होता है fiction. इसमें आप novels भी देख सकते हैं, short stories भी and as well as plays. If I talk about the characters, so they are creative and imaginative. Characters and events are not real because it is fiction. तो ये imagination based है, real नहीं होता है. But yes, कई बार हम ये मान सकते हैं कि जो आप देखते हैं कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर होके आपकी imagination से आप characters को create करते हैं. तो यहाँ पर fiction में आपका keyword हो गया imagination, right? तो ये आपको याद रखना है. If I talk about example, तो Jane Austen's Pride and Prejudice is a classic fiction novel which explored societal norms and relationships in 19th century England. Then next we have non-fiction. Non-fiction is just opposite to fiction. Fiction में हमने देखा था कि something which is based on imagination is known as fiction. Just opposite, non-fiction deals with reality. So non-fiction deals with real events, real people और information. उन पर based जब works लिखे जाते हैं, essays, biographies, historical accounts, तो उन सारे works को हम as non-fiction consider करते हैं. तो non-fiction में आपका keyword हो गया facts and reality, right?
रियल इवेंट्स पर बेस्ड, रियल पीपल या इंफॉर्मेशन पर बेस्ड जो वर्क हैं दे कम अंडर नॉन फिक्शन। यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, सो इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव, बिकॉज रियलिटी आपको पता चल रही है, कोई रियल इवेंट के बारे में पता चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको उससे इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिर इट इज ऑब्जेक्टिव, वाई? बिकॉज सबके लिए वो सी सेम ही है। जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की, तो ये सब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है, कोई कह रहा है कि कोई कह रहा नहीं, ऐसा नहीं है, इट इज ऑब्जेक्टिव, उन्होंने की एंड इट इज यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड। So it is objective, the reality, the information is objective, it's informative, it presents facts and analysis, and it is often focused on conveying knowledge. If I talk about examples, so first we have Malcolm Gladwell's Outliers. It is a non-fiction work which explored factors that contribute to high level of success backed by research and real world examples. चलिए अब मैं आपको एक टास्क देती हूँ। आज मैं जितने भी लिटरेरी जॉनर कराऊंगी, आपको सबका एक फेमस एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में लिखना है। अभी हमने फिक्शन पढ़ा, नॉन फिक्शन पढ़ा, इनका बेस्ट एग्जाम्पल जो आपके माइंड में आ रहा है, यू नीड टू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थर्ड लिटरेरी जॉनर इज लाइफ राइटिंग्स। जैसा कि शब्द से हमको पता चल रहा है, इट रिफर्स टू दोज लिटरेरी वर्क्स दैट ड्रॉ इंस्पिरेशन डायरेक्टली फ्रॉम द ऑथर्स लाइफ एक्सपीरियंसेस। अब यहाँ पर हम इसको सब कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि लाइफ राइटिंग्स में तो ऑटोबायोग्राफी भी आ सकता है, मेमोर भी आ सकता है ना। तो इसीलिए हम इसको कुछ सब कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, and then one by one we will see all of them. The first one is autobiography. ऑटो मीन्स सेल्फ बायोग्राफी, यानी कि जीवनी। तो जब हम खुद ही अपनी लाइफ की जीवनी लिखते हैं, उसको हम ऑटोबायोग्राफी में कंसिडर करते हैं। दे नैरेट वंस स्टोरी, वंस लाइफ स्टोरी, प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ग्रोथ एंड रिफ्लेक्शंस. One of my most favorite autobiography is The Diary of a Young Girl by Annie Frank. This is such a beautiful and wonderful work. अगर आपको समय मिले तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। बहुत ही सुंदरता से एक छोटी सी बच्ची ने वो लिखा है जो शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते। It's that beautiful, it's that wonderful. तो आप ज़रूर पढ़ें। अब आता है मेमोर। अभी रिसेंटली मैंने कुछ आई थिंक 1-2 साल पहले इंस्टाग्राम पर एक देखा था, उसके बाद मैंने लाइक उसको थोड़ा पढ़ा, तो वो प्रियंका चोपड़ा का मेमोर था। तो मैंने थोड़ा रीड किया, फिर उस वक्त मैंने देखा कि डिफरेंसेस क्या होते हैं बायोग्राफी या मेमोर में। उसके पहले मुझे नहीं पता था, तो कुछ 2 साल पहले मैंने उसे देखा। आई एम श्योर आपने भी कुछ मेमोर्स देखे होंगे। एक्चुअली ऑटोबायोग्राफी या मेमोर में डिफरेंसेस क्या होते हैं? ऑटोबायोग्राफी कॉम्प्रिहेंसिव है, पूरी जीवनी है, पूरी लाइफ का रिकॉर्ड आपको उसमें देखने को मिलता है। बट मेमोर डील्स विद स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑथर्स लाइफ. इट ऑफर्स अ मोर सब्जेक्टिव एंड इमोशनल एक्सप्लोरेशन ऑफ इवेंट्स। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी मेमोर में आपको पूरा लाइफ जर्नी देखने को मिलेगा, कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स से हम डील करते हैं जो कि ऑथर के जीवन के होते हैं। जरूरी नहीं आप हर छोटी हर बड़ी बात लिखें, सम एस्पेक्ट्स, बट वो बहुत ही सब्जेक्टिव होते हैं एंड वहां पर आपको इमोशनल एक्सप्लोरेशन भी देखने को मिलता है। द थर्ड वन इज पर्सनल एसे। एग्जाम्पल सेल्फ रिलायंस बाय राल्फ वॉल्डो इमर्सन. They express the author's thoughts, opinions and experiences. Basically essays आप जानते हैं क्या होते हैं, उसी का एक टाइप है पर्सनल ऐसे, जहां पर राइटर अपने विचार, अपने ओपिनियन, अपने अनुभव सभी कुछ अपने ऐसे में शेयर करता है। Alright, so then we have biographical fiction. अब देखो इसके शब्द में ही इसका मीनिंग छुपा है। It has two things. One is fiction. Fiction हम जानते हैं मीन्स इमेजिनेशन और इमेजिनेटिव वर्क। तो फिक्शन से इमेजिनेशन, बायोग्राफी से वी नो दैट इट इज रिलेटेड टू समवन्स लाइफ। तो बायोग्राफिकल फिक्शन, it combines real life events with fictional elements and it provides a creative interpretation of an individual's life. For example, The Paris Wife by Paula McLean, which is about Ernest Hemingway's first wife.
तो ये होता है बायोग्राफिकल फिक्शन, कुछ रियलिटी भी है, कुछ आप उसमें अपना मसाला, अपनी इमेजिनेशन भी डालकर जब लिखते हैं किसी वर्क को। अब आता है डायरीज एंड जर्नल। आई एम श्योर आपको दो फेमस डायरिस्ट ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर के याद होंगे। मैंने दो बहुत ही फेमस डायरिस्ट को डिटेल में पढ़ाया है। चलिए अभी कमेंट सेक्शन में उनका नाम लिखकर बताइए, और ये भी बताइए कि उनकी जो डायरी थी उनसे किन मेजर इवेंट्स के बारे में हमको पता चलता है। डायरीज एज यू नो कि थोड़ा डिफरेंट होती है ऑटोबायोग्राफी से। ऑटोबायोग्राफी में वी कंपाइल एवरीथिंग, एंड इन डायरीज हम डेली एवरीडे लाइफ के बारे में लिखते हैं। हमारी डेली लाइफ के जो थॉट्स हैं, विचार हैं, इमोशंस हैं, उसको हम डायरीज में लिखते हैं, डायरी एंट्री करते हैं। हम डेट डालते हैं प्रॉपरली, फिर आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, इस तरीके से लिखते हैं। सो डायरीज एंड जर्नल्स ऑफर फर्स्ट हैंड अकाउंट्स ऑफ डेली लाइफ, thoughts and emotions, providing an intimate glimpse into the author's psyche. For example, the journals of Sylvia Plath. Moving on to the next one, we have drama. Drama is a form of literature intended for performance. Drama में एक बहुत ही key word आपको जो याद रखना है वो है performance. So it involves dialogues, conflicts between the characters, and many a times it also includes songs in between. It often explores human emotions, societal issues, and moral dilemmas थ्रू अ स्क्रिप्टिव नैरेटिव। तो पूरा एक स्क्रिप्ट रेडी होता है, उसमें डायलॉग्स होते हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स के, बीच बीच में गाना डांस भी होता रहता है, और उसके थ्रू एक राइटर जो है वो अपनी कैरेक्टर्स के थ्रू ह्यूमन इमोशंस को, ह्यूमन सिचुएशंस को, सोसाइटल इश्यूज को बताने की कोशिश करता है। अब उसके कुछ की एलिमेंट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो कैरेक्टर्स, इंडिविजुअल्स जो पूरा प्लॉट में काम करते हैं, जो डायलॉग्स बोलते हैं, सो दे आर द कैरेक्टर्स। देन प्लॉट, प्लॉट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिसमें स्टोरी होती है। देखिए जैसे कि सबसे पहले एक्सप्लोरेशन होगा, एक्सपोजिशन होगा, उसके बाद आपका राइजिंग एक्शन होगा, है ना, उसके बाद क्लाइमेक्स आता है। तो इस तरीके से प्लॉट होता है, ये सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड होता है, ये आपको याद रखना है। देन सेटिंग, सेटिंग मीन्स की द टाइम एंड प्लेस वेयर द एक्शन इज अकरिंग। एंड डायलॉग, dialogue simply means the conversations and interactions among the characters. Then we have conflict. तो अब मान लीजिए आप कोई ट्रेजिडी पढ़ रहे हैं, कोई ट्रेजिडी शेक्सपियर की देख रहे हैं, सो ऑब्वियसली वहां पर एक टेंशन या फिर ऑपोजिशन आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। देन थीम इज द सेंट्रल आइडिया और द मैसेज विच इज एक्सप्लोर्ड इन द प्ले। स्टेज, तो स्टेज आप जानते ही हैं, जहाँ पर ये सारा चीज होता है, प्रोडक्शन, सारा परफॉर्मेंस जो होता है उसे हम स्टेज बोलते हैं, जिसके ऊपर होता है। एग्जाम्पल शेक्सपियरियन ट्रेजिडीज जैसे कि हेमलेट। शेक्सपियर्स वर्क्स आर आइकॉनिक एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रामा एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ पावर, रिवेंज एंड एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस। चलिए अब हम आते हैं अगले लिटरेरी जॉनर पर, विच इज ऐसे। यहाँ मैं अपनी वीडियो ऑफ कर देती हूँ, आपको शायद दिख नहीं हो रहा होगा, राइट। So, essay is a literary form that presents and supports a thesis or argument on a particular topic. तो यहाँ पर हमारा कीवर्ड है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर जब हम एक लेख लिखते हैं उसे हम ऐसे बोलते हैं। Essays different types के हो सकते हैं, they can be analytical, they can be reflective, they can be argumentative. ऑल राइट, यहाँ पर आपको फेमस एसिस्ट में आई एम श्योर फ्रांसिस बेकन का नाम याद आ रहा होगा, चार्ल्स लैम्ब, विलियम हैजलिट, मॉन्टेन, जिनकी वजह से एसेस की शुरुआत मानी जाती है। तो ये सभी फेमस एसिस्ट थे। नाउ वी हैव नॉवेल। So novel is very much opposite of all these things. Novel is quite long work of fiction, or it can be of also non-fiction that typically explores complex characters, settings and themes. ठीक है, तो यहाँ नॉन फिक्शन भी कर सकते हैं, नॉवेल दोनों पर बेस्ड हो सकता है, और इट कैन बी ऑल्सो अ मिक्स ऑफ बोथ द थिंग्स ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन।
इंग्लिश लिटरेचर बोस्ट्स अ रिच ट्रेडिशन ऑफ नोटवर्दी नॉवेल्स। अगर हम बात करें नॉवेल में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले इट हैज़ अ नैरेटिव प्रोज, क्योंकि एक नॉवेल है तो इसमें ये प्रोज में तो लिखा ही होगा, साथ ही साथ इसमें एक स्टोरी भी कन्वे की जा रही होगी। देन अगर स्टोरी बताई जा रही है, इसका मतलब कोई एक प्रोटैगनिस्ट भी होगा, एक कैरेक्टर भी होगा, तो उस कैरेक्टर का जो डेवलपमेंट है वो भी हमें नॉवेल्स में देखने को मिलता है। देन प्लॉट स्ट्रक्चर, आपका कोई भी लिटरेरी जॉनर हो, बी इट ड्रामा, बी इट नॉवल, उसमें एक प्लॉट तो होता ही है, मीन्स एक सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे जिसमें हम चीज़ों को लिखते हैं। इट इंक्लूड्स एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन, एंड देन कम्स द रेजोल्यूशन। Now, diverse genres. Yes, novel can be of any genre. इसमें रोमांस भी आ सकता है, इसमें मिस्ट्री भी आ सकती है, साइंस फिक्शन भी आ सकता है, एंड हिस्टोरिकल फिक्शन भी आ सकता है। Now, if I talk about the examples of novel, so we have Pride and Prejudice, which is written by Jane Austen, which is a classic novel exploring the themes of love, class, and societal expectations. Then we have 1984 by George Orwell. ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके पास समय है तो आप इसकी समरी जाकर ज़रूर देखें। It is a dystopian novel addressing the issues of totalitarianism, censorship and surveillance. इसकी एक बहुत फेमस लाइन है जो मैंने पिछले 2-3 लेक्चर्स में बताई है। नाउ आई वांट कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि 1984 का सबसे फेमस एक लाइन है विच स्टार्ट्स फ्रॉम बी, वो क्या है? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। चलिए फिर है टू किल अ मॉकिंगबर्ड बाय हार्पर ली। दिस नॉवेल डील्स विद रेशियल इनजस्टिस एंड मॉरल ग्रोथ थ्रू द आईज ऑफ अ यंग गर्ल। Moving on to the next literary genre, we have poetry. I'm sure आपने poetry ज़रूर पढ़ा होगा, different kinds of poetries भी पढ़ी होंगी. So it is a form of literary expression where you see a heightened language, rhythm, and often a structured arrangement of lines and stanzas. इसमें एक रिदम होती है, राइम होती है, कई बार राइम नहीं भी होती है, एंड अलग अलग तरीके की चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आयम्बिक पेंटामीटर है, एंड इफ यू सी आयम्बिक पेंटामीटर, तो वो दूसरे तरीके का हो जाएगा। अगर आपको वहां पर मीटर अलग अलग है, फॉर एग्जाम्पल चौकी है, तो वो अलग हो जाएगा। राइम से भी एक डिफ्रेंशिएशन आ सकता है। अनराइम्ड लाइन्स हैं या राइम्ड लाइन्स हैं, इनसे भी डिफ्रेंसिएशन आ सकता है। जैसे कि अनराइम्ड लाइन्स हैं और आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, सो इट विल बी ब्लैंक वर्स। इस तरीके से पोइट्री में काफी सारे टाइप्स होते हैं। अब कुछ की एस्पेक्ट्स हैं पोइट्री से रिलेटेड विच यू शुड नो। द फर्स्ट वन इज मीटर एंड रिदम। मीटर रिफर्स टू द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। कई जगह स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल की जगह स्ट्रॉन्ग एंड वीक सिलेबल भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। For example, Shakespeare's sonnets often use iambic pentameter as seen in Shall I Compare Thee to a Summer's Day? बहुत ही फेमस सॉनेट है ये शेक्सपियर का। देन राइम। राइम इन्वॉल्व्स द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर साउंड्स टिपिकली एट द एंड ऑफ लाइन्स। इसकी वजह से जो कविता है वो और भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पोम है। नाउ वी विल लुक इनटू इमेजरी। वेल, इमेजरी जो है वो आपको शायद ऑलमोस्ट सभी पोम्स में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। पोइट्स क्या करते हैं, दे यूज विविड लैंग्वेज टू क्रिएट मेंटल इमेज एंड एवोक सेंसरी एक्सपीरियंस। मतलब हम जब कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए पोइट्स इमेजरी का यूज़ करते हैं। वो कविता को इस ढंग से लिखते हैं कि वो पढ़ते ही साथ हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाती है। For example, in William Wordsworth's Daffodils, the description of dancing daffodils creates a vivid visual image in our mind. Then metaphor and simile. Metaphor आप जानते हैं क्या होता है? It is direct comparison between two unrelated things, while similes is indirect comparison. Similes की पहचान like या as से भी होती है। For example, John Donne's The Flea
It employs metaphors to explore the speaker's relationship. तो ये हो गया इमेजरी. आफ्टर दैट कम्स सिंबलिज्म. सिंबलिज्म का मतलब होता है दैट इट रिप्रेजेंट्स आइडियाज बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग. हम कहते हैं ना, ये जैसे कि रोज प्रेम का प्रतीक है. रोज इज द सिंबल ऑफ लव. तो एक तो हो गया लाइक लिटरल मीनिंग. एक जो है, आप उस लिटरल मीनिंग से भी दूर जाकर वो किस चीज का प्रतीक है वो सोचने की कोशिश कर रहे हैं, उस एक अलग आइडिया की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं. सो दैट इज सिंबलिज्म. इट एड्स डेप्थ टू द पोएट्री. For example, the rose in William Blake's The Sick Rose symbolizes various themes including innocence and corruption. I hope I am clear to all of you. Now comes enjambment. इंजेबमेंट तो आई गेस बहुत ही इजी है और कई बार ये डायरेक्टली पूछा भी जा चुका है. इंजेबमेंट मतलब क्या होता है? तो देखो, आपने पोएट्रीज में काफी बार देखा होगा कि एक लाइन है, वो अपनी लाइन में कंप्लीट नहीं होती है, इट रन्स ओवर टू द नेक्स्ट लाइन. तो इसी चीज को हम इंजेबमेंट कहते हैं. व्हेन अ सेंटेंस और फ्रेज रन्स ओवर फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट विदाउट अ पॉज, इट इज नोन एज इंजेबमेंट. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन लैंगस्टन ह्यूथ्स पोएम वी सी इंजेबमेंट. द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स टू क्रिएट अ फ्लोइंग एंड कॉन्टिन्यूअस रिदम. वेल, इंजेबमेंट आपने बहुत सारी पोएम्स में खुद भी नोटिस किया होगा, क्योंकि पोएट्री में ज़रूरी नहीं है कि एक लाइन अगर शुरू होती है तो वो उसी लाइन में ख़त्म भी हो, वहाँ फुल स्टॉप भी लगे. जनरली वो सेकेंड लाइन तक जाती ही है विदाउट एनी pause. So that is known as enjambment. Now sound devices. तो sound devices में है alliteration, consonance and assonance. Consonance, assonance and consonance, assonance and alliteration. Yes. तो ये तीनों आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए. Alliteration, you know that it is the repetition of sounds in the starting of the words and that too in a continuous form. अब जब vowel sounds repeat होते हैं, so we call it as assonance. When vowel sounds repeat within a sentence, we call it assonance, and when consonant sounds do that, we call it as consonance. Now comes free verse. Free verse is, you can remember, as opposed to the blank verse. फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों आपको याद रखनी है. फ्री वर्स में पोएट्स ना तो ट्रेडिशनल राइम एंड मीटर यूज करते हैं एंड ऑल्सो दे लैक्स अ रेगुलर राइम स्कीम. So some poets reject traditional rhyme and meter. They opt for free verse, and free verse lack a regular rhyme and scheme. Example, Walt Whitman का Song of Myself. It is a notable example of free verse. These elements contribute to the richness and diversity of poetry in English literature. It showcases the various ways that poets craft their expressions. Now comes शॉर्ट स्टोरी. शॉर्ट स्टोरी तो एक आप ऐसे याद रख लीजिए, एक किसी भी ब्रीफ वर्क को, कोई छोटा सा वर्क है ऑफ 4-5 पेजेस या मुश्किल से 10 पेजेस, ठीक है. इट्स ब्रीफ वर्क ऑफ फिक्शन और इट कैन बी ऑल्सो ऑफ नॉन फिक्शन, राइट. फिक्शन या नॉन फिक्शन का वर्क दैट टिपिकली फोकसेस ऑन अ सिंगल प्लॉट, कैरेक्टर और थीम. जैसे एक नॉवल जब आप देखते हैं उसमें काफ़ी सारी थीम्स होती हैं, प्लॉट बहुत बड़ा होता है, काफ़ी सारे कैरेक्टर्स होते हैं. बट इन अ शॉर्ट स्टोरी यू डोंट गेट टू सी ऑल ऑफ दैट. शॉर्ट स्टोरी जो होती है उसमें आपको एक सिंगल प्लॉट देखने को मिलेगा, कुछ ही लिमिटेड, बहुत लिमिटेड कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे एंड एक दो थीम देखने को मिलेगी. इसकी जो लेंथ होती है इट्स वेरी शॉर्ट. इट इज़ शॉर्टर दैन नॉवेल्स, बहुत ही छोटी होती है. स्ट्रक्चर अगर देखें तो इट हैज़ अ बिगनिंग, मिडिल एंड एंड. बट यहाँ पर एक सिंगल एंड फोकस्ड नैरेटिव होता है. ऐसा नहीं है कि अभी कहानी किसी चीज़ पर चल रही है और फिर अचानक से वो चेंज होके किसी और नैरेटिव पर पहुँच जाएगी, ऐसा नहीं होता है. अब इसकी लिमिटेड लेंथ होने की वजह से जो कैरेक्टर्स हैं they are usually developed efficiently with key traits highlighted to convey the story's central ideas. तो जैसे कि जब आप एक नॉवल पढ़ते हैं तो इसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत आराम से देखते हैं, बट शॉर्ट स्टोरीज में ऐसा नहीं होता है.
पता चला पहले पेज में कोई छोटी सी बच्ची, नेक्स्ट पेज में उसकी शादी हो रही है। तो जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस बच्ची के सिर्फ वही बताए जाएंगे, है ना, बहुत डिटेल में हम नहीं जाते हैं। Short stories often have a specific and well defined setting that contributes to the atmosphere and mood. Now, if I talk about the examples of short story, so first we have The Telltale Heart by Edgar Allan Poe. अच्छा, एडगर एलन पो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। देन द गिफ्ट ऑफ मैगी, बहुत बहुत सुंदर शॉर्ट स्टोरी है बाय ओ हेनरी, आप जरूर पढ़ें इसको, इट्स एक्चुअली वेरी वेरी ब्यूटिफुल। नाउ कम्स ट्रैवलॉग। ट्रैवलॉग, इसको हम हिंदी में यात्रा वृतांत कहते हैं। ट्रैवलॉग इज अ लिटरेरी जॉनर जिसमें जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है ट्रैवलॉग मतलब ट्रैवल का व्लॉग, ऐसा कुछ याद रख लीजिए। तो जब इंसान कहीं घूमने जाता है तो वहां पर वो कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करता होगा, उसके कल्चर को एक्सप्लोर करता होगा, उस जगह के कुछ अपनी पर्सनल थॉट्स निकलते होंगे, है ना, तो उन सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है ट्रैवलॉग। इट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ पर्सनल रिफ्लेक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड कल्चरल एक्सप्लोरेशन। अब ट्रैवलॉग में कुछ की टर्म्स आपको याद रखने हैं। पहला, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, क्योंकि जनरली जो इंसान कहीं घूमने जाता है वो खुद ही उस चीज को लिखता है, तो टिपिकली दे आर इन द फर्स्ट पर्सन, दे ऑफर अ पर्टिकुलर अ पर्सनल अकाउंट ऑफ द ट्रैवलर्स एक्सपीरियंसेस। देन डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, अब क्योंकि आप मान लीजिए आप कूर्ग एक जगह है बहुत ही सुंदर, या केरला घूमने जाते हैं, तो वहां पर आप जो जो देखते हैं वो लिखना चाहते हैं। अब अगर आप ये लिखेंगे केरला बड़ा सुंदर जगह है, कुर्ग बहुत सुंदर जगह है, तो शायद सामने वाले को इंटरेस्ट ना आए, तो आप उसको बहुत ही विविड, बहुत ही रिच डिस्क्रिप्शंस के साथ लिखते हैं। आप वहाँ के लैंडस्केप के बारे में बताएंगे, कल्चर्स के बारे में बताएंगे, वहाँ के जो लोग मिले वो कितने अच्छे थे उनके बारे में डिटेल से बताएंगे। इतना डिस्क्रिप्शन देंगे ताकि पढ़ने वाले को वहां जाने का मन करने लगे। सो दिस इज हाउ यू राइट अ travelogue. You tell a lot about, you describe a lot about the people, the landscape, the culture, है ना। इसके बाद कल्चरल एक्सप्लोरेशन, सो इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है, आप कहीं भी जाएंगे आप वहाँ के कल्चर से इंटरेक्ट होंगे ही होंगे, वहाँ के कस्टम्स को देखेंगे, ट्रेडिशंस को देखेंगे, लोकल लाइफ को देखेंगे, तो उन सभी चीज़ों को भी इंसान अपने ट्रैवलॉग में इंक्लूड करता है। देन रिफ्लेक्शन एंड कमेंट्री, अब आप कहीं भी घूमने जाएंगे, नो मैटर सामने वाले का क्या कल्चर है, उस पर कुछ आपके अपने पर्सनल ओपिनियंस भी होंगे। तो when you write a travelogue, you not only write what you saw, but you also write down your personal thoughts on all those things. तो ट्रैवलॉग में आपको अपने खुद के विचारों का भी रिफ्लेक्शन, अपने खुद के इंसाइट्स भी देखने को मिलते हैं। If I talk about examples, so we have The Innocents Abroad by Mark Twain. It was a travelogue which humorously recounts his experiences traveling through Europe and the Holy Land, providing both entertainment as well as social commentary. Now, at last, we have science fiction. Science fiction, as the name suggests itself, it is a kind of fiction and it also includes science in it, right? तो साइंस फिक्शन में आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। फर्स्ट, दैट इट इज फिक्शन मीन्स इमेजिनेशन देखने को मिलेगी। ये वर्क जो है, जो कैरेक्टर्स होंगे, प्लेस सेटिंग होगी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी अ वर्क ऑफ fiction, will be based on imagination. And then science means it will include technology, futuristic settings होंगी, scientific principles पर based होगी। Now examples पर आते हैं, तो सबसे पहले है H.G. Wells. H.G. Wells का The War of the Worlds. This classic novel explores the consequences of an alien invasion. अच्छा, H.G. Wells के आप बाकी वर्क्स भी जरूर पढ़े, है ना, एक तो वो इम्पोर्टेंट है, दूसरा इसके अलावा भी इन्होंने कुछ वर्क्स लिखे हैं जो कि साइंस फिक्शन पर बेस्ड हैं। देन वी हैव जॉर्ज ऑरवेल्स 1984, ये एक डिस्टोपियन नॉवेल है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिगरी हो तो इसका एग्जाम्पल आ जाता है, साइंस फिक्शन हो तो इसका एग्जाम्पल आ जाता है, अगर हम बात करते हैं सटायर की तो भी ये एग्जाम्पल में आ जाता है।
तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है, इसकी डिटेल आप ज़रूर पढ़ें, इसकी समरी आप ज़रूर पढ़ें. It is a dystopian novel that delves into the dangers of totalitarianism and explores the impact of technology on individual freedom. So, this is all about literary genre. I have included all the literary genres that are there in your एग्ज़ाम. अब हम कुछ बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड. एज़ यू नो कि आपके एग्ज़ाम्स को अब कुछ ही समय बचा है. यू आर नॉट लेफ्ट विद सो मच टाइम. सो द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से इज़ don't waste your time. Each and every minute is very important for you. और अगर आप इन 5-6 दिन का, जो 10 दिन आपके पास बचे, इनका अच्छे से सदुपयोग कर लेंगे तो आई एम श्योर यू विल गेट इनटू योर ड्रीम यूनिवर्सिटीज. ये मत सोचिए कम समय है मैं नहीं कर पाऊंगा. अभी ही समय है, कर लीजिए. अगर आप अभी अच्छे से पढ़ते हैं तो सोच लीजिए आगे आने वाले आपके जो 2-3 साल होंगे वो बहुत अच्छे गुजरेंगे. और अगर आप अभी नहीं पढ़ते हैं फिर आपको बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा. सो डोंट पैनिक, स्टडी रियली वेल. अब स्टडी कैसे करनी है? आपको सबसे पहले करना है आपका रिवीजन अच्छे से. आई नो आपने मेहनत से बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो वो सारी पढ़ाई बेकार है, उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है. तो आपको अच्छे से करना है आपका रिवीजन, नंबर 1. एंड द सेकेंड थिंग इज क्वेश्चंस. Solve as many questions as you can. The more questions you will solve, the more questions you will be able to solve in your एग्जाम. तो इन 2-3 बातों का ध्यान रखिए. बाकी अगर लेक्चर्स से आपको हेल्प मिलती है, इन्हें बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत वक्त लगता है. एंड यू नो लाइक वी आर अ वेरी स्मॉल चैनल, वी डोंट हैव एनी टीम टिल नाउ. So it really takes a lot of work to prepare all these things and then deliver it to you. If you find it helpful, if it really helps you, then please do give your feedback in the comment section. It means a lot to me. Do like the video if you found it worth watching. And last but not the least, do not forget to share it with your friends who are preparing for CUET PG English exam. Thank you very much. Keep smiling. Keep studying. We will soon meet in our next video. Thank you and have a very nice day.